हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनाली और आपको पता ही होगा कि आपके फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश लिटरेचर से दो तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ एंड नॉर्मल एमसीक्यूज़। तो नॉर्मल एमसीक्यूज़ मैंने लॉस्ट स्प्रिंग के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में मैं लॉस्ट स्प्रिंग के एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज़ कवर करने वाली हूँ। Before proceeding with the video, if you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe and press the bell icon to get instantly notified whenever we upload a new video. Okay, so let's get started. Here is our extract number 1. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of the streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Mukesh's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. So questions based on the first extract. Question number first, the simile dream looms like a mirage amidst the dust of streets indicate that his dream was. ओके, सिमिली जो कि यूज़ की गई है इस सेंटेंस में कि ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, इसका मतलब क्या है? ओके, ये उसके ड्रीम के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस? ए, अ रियलिटी येट सीम डिस्टेंट. बी, लॉस्ट इन द सी ऑफ डस्ट. सी, इल्यूजरी एंड डिस्टिंक्ट. डी, हैंगिंग इन द डस्टी एयर. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट, क्योंकि उसका ड्रीम जो था वो इल्यूजरी था. ओके, वो सोचता था उसके बारे में, और इनडिस्टिंक्ट था, कोई निश्चित नहीं था, वो अनिश्चित था. इसीलिए ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा. लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. This sentence highlights Mukesh's was. I will learn to drive a car. ओके, मुकेश बोलता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा. ये सेंटेंस उसके बारे में क्या बताता है? ए, डिटर्मिन्ड. बी, फियरलेस. सी, होपफुल. डी, वैलिएंट. ई, एम्बिशियस. एफ, स्टर्न. सो यहाँ पे दो सही हैं, दो वर्ड उसके लिए सही है. अगर इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे होपफुलनेस वाली कोई बात ही नहीं है. वैलिएंट, नो. एम्बिशियस, यस, एम्बिशियस तो सही है. एंड ए, डिटर्मिन भी सही है. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि है ए एंड ई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा. मुकेश वॉज डिटर्मिन्ड एज वेल एज एम्बिशियस. ओके, लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट? ए, चिल्ड्रन वर्क इन बैडली लिट एंड पुअरली वेंटिलेटेड फर्नेसेस. ओके, ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चे थे वो कहाँ काम करते थे? ऐसी जगह काम करते थे जहाँ पे ना कोई लाइट थी और ना ही कोई अच्छी हवा थी. बी, चिल्ड्रन आर अनअवेयर दैट इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ टू वर्क इन द फर्नेसेस. यस, ये भी बिल्कुल सही है कि चिल्ड्रन को नहीं पता था कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है. ओके, इलीगल है और ये फॉरबिडन बाय लॉ है. सी, चिल्ड्रन toil in the furnaces for hours which affects their eyesight. यस, ये भी बिल्कुल सही है. ये भी हमारे पैराग्राफ में दिया गया है कि चिल्ड्रन ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे उनकी आंखों पे बहुत प्रभाव पड़ता है और उनकी आईसाइट जो है इफ़ेक्ट होती, मतलब उनकी आईसाइट को प्रॉब्लम होती है और उनकी आईसाइट भी चली जाती है. डी, फिरोजाबाद इज इमर्ज एज अ नेशनल प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री. तो बिल्कुल सही है, बट हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्ट के रेफरेंस में कौन सा गलत है. तो एक्सट्रैक्ट के रेफरेंस में बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है. ओके, लेट्स प्रोसीड. 4. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles indicates that means हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है.
इसका क्या मतलब है? ए, बैंगल मेकिंग इज़ द ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लरिशेज इन फिरोज़ाबाद। ऐसा तो नहीं है, और भी इंडस्ट्री है फिरोज़ाबाद में। बी, द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग बैंगल्स। ये भी गलत है कि पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है बैंगल मेकिंग में। C, majority of the population in Firozabad is involved in making bangles. D, bangle making is the most loved occupation in Firozabad. तो D भी बिल्कुल गलत है कि बैंगल मेकिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जो कि फिरोज़ाबाद में बहुत ही पसंद किया जाता है। ऐसा नहीं है, लोग और भी काम करना चाहते हैं वहाँ पे। तो सी वाला है बिल्कुल सही हमारा, क्योंकि ऑप्शन ए, बी, डी बिल्कुल गलत है और सी है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फिरोज़ाबाद इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग बैंगल्स। ये बिल्कुल सही है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट नंबर सेकेंड, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने शी हैज़ को 2 बार टाइप कर दिया, पर पढ़ूंगी मैं एक ही बार। ओके, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीड। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is to make a house for the family to live in. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat rings in every home. Okay, the young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all the initiatives and ability to dream. Okay, let's proceed. First question. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. This implies that उसके कलाइयों में अब भी चूड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची है। इसका मतलब क्या है? ए, शी इज़ मैरिड बट लॉस्ट चार्म इन हर आइज। बी, शी इज़ अ मैरिड वूमेन हु हैज़ लॉस्ट हर ग्रेस एंड ब्यूटी। सी, दो शी इज़ मैरिड हर आइज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस। डी, शी इज़ अ मैरिड वूमेन हु हैज़ लॉस्ट हर आई साइट। डी बिल्कुल गलत है। ए, शी इज़ मैरिड बट लॉस्ट चार्म इन हर आइज, ये भी गलत है। ओके, अगर हम एक्सट्रैक्ट को देख कर बोलें तो ये गलत है। बी, शी इज़ अ मैरिड वूमेन हु हैज़ लॉस्ट हर ग्रेस एंड ब्यूटी, ऐसा तो ब्यूटी के बारे में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया। सी, दो शी इज़ मैरिड हर आइज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, हाँ वो उसकी शादी हो चुकी है बट उसकी आंखों में खुशी नहीं देखी जा सकती, तो ये वाला बिल्कुल सही है, C1। ओके, लेट्स प्रोसीड। 2, he has a roof over his head. The tone of our author is A, pessimistic, B, sympathetic, C, empathetic, D, optimistic. Pessimist, no. Here author is not pessimistic. B, sympathetic, no, बिल्कुल नहीं। C, empathetic, ये भी गलत है, तो यहाँ पे D वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, optimistic. Okay, let's proceed. 3, choose the word which best matches the statement. The young men echo the lament of their elders. इसका मतलब है जो बैंगल मेकिंग फैमिली के जो यंग लोग हैं वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो कि उनकी एल्डर्स कर चुके हैं। लैमेंट मतलब होता है विलाप करना। ओके, उसी चीज़ का वो लोग विलाप कर रहे हैं, उसी चीज़ को इको कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ उनमें भी देखी जा रही है जो कि उनके एल्डर्स में देखी जा रही थी। तो इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस को कौन सा वर्ड बेस्ट डिफाइन कर रहा है? ए, एक्सेप्टेंस, बी, रिफ्लेक्शन, सी, रीइटरेशन, डी, डाउटफुलनेस। डी बिल्कुल गलत है, डाउटफुलनेस। ए, एक्सेप्टेंस, नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। बी, रिफ्लेक्शन, इट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रीइटरेशन। ओके, लेट्स प्रोसीड। 4, years of mind-numbing toil have killed all the initiatives and the ability to dream. This shows that, okay, जो years of mind-numbing toil है, जो वर्क है, जो वो लोग सालों से करते आ रहे हैं,
उस वर्क ने उनके सारे सपनों को और उनके जो एबिलिटी टू ड्रीम, मतलब सपने देखने की जो इच्छा है, सपने देखने की जो क्षमता है, उसको मार दिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ए, द बैंगल मेकर्स आर एग्जॉस्टेड येट दे आर enterprising and have dreams. B, the drudgery of work has destroyed their willingness to improve their lot. C, the daily grind has stolen the dreams of bangle maker and made them dull. D, the bangle makers have been working so hard that there is no time to dream. Okay, A, bangle makers are, मतलब वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि दे आर इंटरप्राइजिंग एंड हैव ड्रीम्स। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि उनके इतने परेशान हो गए कि उनके सपने देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बी, द ड्रजरी ऑफ वर्क हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर विलिंगनेस टू इम्प्रूव देयर लॉट। द ड्रजरी ऑफ वर्क मतलब जो उनके जो वर्क है उसका जो प्रेशर है, उसने उनके जो इच्छा है सपने देखने की, उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी को ख़त्म कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा देर तक काम करते थे और इतने लाइटली डिम और लाइटली वेंटिलेटेड, मीन्स पुअरली वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर में काम करते थे। तो उनका जो प्रेशर था वर्क का, उसकी वजह से उनके जो सपने देखने की इच्छा थी, सपने देखने की क्षमता थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो बी बिल्कुल सही है। सी एंड डी भी आपको समझा देती हूँ। डेली ग्रिंड हैज स्टोलन द ड्रीम्स ऑफ बैंगल मेकर्स एंड मेड देम डल। ऐसा नहीं है कि उनके ड्रीम्स को स्टोल कर लिया उनके वर्क ने, ये गलत है, क्योंकि ड्रीम देखने की तो सबके पास आज़ादी है, कोई भी देख सकता है, और किसी का वर्क किसी के ड्रीम्स को नहीं स्टोल कर सकता, वो तब भी ड्रीम कर सकता है। ओके, डी, द बैंगल मेकर्स हैव बीन वर्किंग सो हार्ड दैट देयर इज़ नो टाइम टू ड्रीम। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कभी सपने देखने का ही टाइम नहीं है, क्योंकि सपने तो रात में भी देखे जा सकते हैं, सोते टाइम भी देखे जा सकते हैं, तो सपनों के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। तो ये गलत है, सी डी ए बिल्कुल गलत है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, extract number 3, food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is leaking roof. But for the children, it is even more. Okay, so here the first question is, the phrase transit home referred to dwellings that are. ट्रांजिट होम्स का मतलब होता है ऐसे होम जो परमानेंट ना हो, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमने अपना पिच कर लिया, जैसे कि तंबू होता है, जैसे कि टेंट टाइप का होता है, हम जहाँ रह रहे हैं हमने वहाँ पे अपना टेंट लगा लिया और वहाँ पे हम रहने लगे। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? ए अनहाइजीनिक, बी इनएडिक्वेट, सी फ्रेगाइल, डी टेम्पोरेरी बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांजिट होम का मतलब होता है टेम्पोररी होम, मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे हमने बनाया, दूसरी जगह मूव किया तो हमने अपना खोल लिया, मतलब जो टेंट था उसको वहाँ से खोल लिया और जहाँ पे हम गए वहाँ पे फिर से उसको सेटल कर दिया, उसको वहाँ पे लगा लिया और वहाँ पे हम रहने लगे। ओके, सो D1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स प्रोसीड। 2, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गार्बेज टू देम इज गोल्ड। ओके, ए हाइपरबोली, B simile, C synecdoche, D personification. सो यहाँ पे हाइपरबोली है क्योंकि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। गार्बेज का कब से गोल्ड होने लगा भाई? तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइपरबोली बिल्कुल करेक्ट, और सिमिली यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। सी सिनेक्डॉक ये भी नहीं होगा, डी पर्सोनिफिकेशन ये भी नहीं होगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। 3, choose the statement that best matches the sentence. Food is more important for survival than an identity. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है किस सेंटेंस से? फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। खाना ज़रूरी है
रहने के लिए। पहचान ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पहचान नहीं है तब भी आप ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन अगर आपके पास खाना ही नहीं खाने को तो आप कैसे रहोगे? इसका मतलब क्या है? कैसा वो? ए इमोरलिटी, बी नेसेसिटी, सी ऑब्लिगेशन एंड डी एम्बिशन। ओके, सो बी नेसेसिटी। एक बार आपको और समझा दूँ, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। यहाँ पे किस चीज़ का, कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट की जा रही है, कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि फूड नेसेसिटी है लाइफ की और आइडेंटिटी नेसेसिटी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे नेसेसिटी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लेट्स प्रोसीड। 4. व्हाट डज एक्वायर द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट मीन्स? ओके, सो राइटर ने बोला था जो बैंगल मेकिंग है उसने वो बैंगल मेकिंग हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, मतलब वो अब एक फाइन आर्ट की तरह हो गई है बैंगल मेकिंग। क्यों हो गई है, इसका मतलब क्या है? ए रैग पिकिंग हैज़ रीगेन्ड इट्स लॉस्ट स्टेटस, बी अ सेगमेंट ऑफ रैग पिकर्स इज स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स, सी रैग पिकिंग हैज़ अटेन्ड अ पोजिशन ऑफ स्किल, डी ओनली फ्यू पीपल आर एक्सपर्ट इन रैग पिकिंग। ए रैग पिकिंग हैज़ रीगेन्ड, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया हमें चैप्टर में कि रैग पिकिंग हैज़ रीगेन्ड, कब स्टेटस ही कब था उसका जो उसने रीगेन कर लिया। ओके, सो ये गलत है। बी सेगमेंट ऑफ रैग पिकर्स इज स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स, ऐसा तो बिल्कुल एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड ही नहीं है ये। सी रैग पिकिंग हैज़ अटेन्ड अ पोजिशन ऑफ स्किल, ओके इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रैग पिकिंग जो है उन लोगों ने इतने सालों से वो रैग पिकिंग करते आ रहे हैं और बार बार रैग पिकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे ये एक स्किल बनती जा रही है। सो वो रैग पिकिंग ही कर रहा है और रैग पिकिंग इतने सालों से कर रहा है कि उनका वो पेशा बन चुका है, उनकी वो स्किल बन चुकी है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। डी भी आपको समझा दे, ओनली फ्यू पीपल आर एक्सपर्ट इन रैग पिकिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ही लोग हैं रैग पिकिंग में एक्सपर्ट, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस का। ओके, तो सी वन इज़ द करेक्ट वन। एक्सट्रैक्ट नंबर 4, ओह ये तो बड़ा छोटा लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ईजी होने वाला है, ईजी नहीं है, ये तो कठिन वाला है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. Okay. Question first. Who is author of the lesson? बताइए बताइए। ए खुशवंत सिंह, बी अनीस जंग, सी कमला दास एंड डी, बार बार मिसप्रिंट हो रहा है, सलमा लेगरलोफ। ओके, थोड़ा सा हार्ड वर्क है पीडीएफ बनाना, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाते हैं। ओके, सो सॉरी फॉर डैट। सो जो राइटर हैं चैप्टर की वो कौन है? आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा, आपने अगर राइटर का नाम याद किया होगा तो ही आपको पता होगा। सॉरी, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। 2. हु इज़ ही एंड दे इन द अबव लाइन्स? अबव लाइन्स में ही और दे कौन है? लेट्स सी कौन सा है अबव लाइन में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर द बिग सिटी वेयर ही, गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ओके, ही यहाँ पे साहेब है ही, और दे किन्होंने छोड़ा था? साहेब की फैमिली ने। किसको छोड़ा था? ढाका को, अपने जो पहले वाले घर था जो ढाका में था उसको छोड़ दिया था। तो जो ऑप्शन हम देख लेते कौन से। ए साहेब हिज फैमिली मेम्बर्स, बी फैमिली मेम्बर्स ऑफ मुकेश, सी फैमिली मेम्बर्स ऑफ द ऑथर, डी साहेब मुकेश एंड द ऑथर। नो, डी वाला बिल्कुल गलत। फैमिली मेम्बर्स ऑफ द ऑथर, इनके बारे में तो बताया ही नहीं गया हमको। बी फैमिली मेम्बर्स ऑफ मुकेश, नो, क्योंकि वो तो फिरोज़ाबाद में रह रहे थे, उन्होंने कोई भी अपना घर नहीं छोड़ा था, तो ये गलत है। साहेब हिज फैमिली मेम्बर्स, हाँ साहेब और उसके फैमिली मेम्बर्स ने अपना घर छोड़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। लेट्स प्रोसीड। 3. वेयर डिड स्टॉर्म हिट एंड स्वीप फील्ड्स इन एंड होम्स? स्टॉर्म ने, आंधी तूफान ने कहाँ पे घरों को और मैदानों को बर्बाद कर दिया था? ओके, उनको स्वीप कर दिया था, उनको अपने साथ में उड़ा ले गया था। कहाँ? ए सीमापुरी, बी फिरोज़ाबाद, सी ढाका,
डी लाहौर। सीमापुरी नहीं, सीमापुरी तो ऐसी जगह है जहाँ पे रैक पिकर्स रहते हैं, ओके, स्क्वैटर्स रहते हैं, तो ये गलत है। बी फिरोज़ाबाद, नो, फिरोज़ाबाद में भी ऐसा कुछ नहीं होता। सी ढाका, बिल्कुल सही है ये, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ढाका में उन लोगों के साहिब और उसके जो फैमिली थे और उनके साथ में और भी लोग रहते थे, उनके जो घर थे वहाँ पे ढाका में, बांग्लादेश में, वहाँ पे एक स्टॉर्म आया, तूफ़ान आया और उनके घर को अपने साथ में ही बहा के ले गया, मतलब उड़ा के ले गया, और उनके जो खेत थे वो बिल्कुल तहस नहस हो गए, जिसकी वजह से उनको वहाँ से मूव करना पड़ा और वो इंडिया में आकर रहने लगे, ओके। एंड डी लाहौर, लाहौर का तो कोई नाम ही नहीं लिया गया है इस चैप्टर में, तो ये बिल्कुल गलत है, तो सी वाला हमारा सही है। लेट्स प्रोसीड। 4, वॉट डू दे नाउ डू। दे जो कि एक्सट्रैक्ट में दिया गया है, दे वो अब क्या करते हैं, ओके। ए बैंगल मेकिंग, बी रैग पिकिंग, सी डाइविंग, डी नन ऑफ दी। सी डाइविंग का तो नाम भी नहीं लिया गया हमारे चैप्टर में, तो बिल्कुल गलत हो गया। डी नन ऑफ दीज, पहले देखने तो दो भाई। रैग पिकिंग सही है, ओके। बैंगल मेकिंग तो मुकेश की फैमिली करती थी, ना कि साहिब की, तो बैंगल मेकिंग, सी डाइविंग और नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको हमारा सही ऑप्शन मिल गया, रैग पिकिंग, ओके। एक्सट्रैक्ट नंबर 5, it takes longer to build a school. I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. Okay, first question based on the extract 5. From which lesson has the extract been taken? भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन, जब हम पढ़ रहे लॉस्ट स्प्रिंग वाला, लॉस्ट स्प्रिंग से ही लिया गया होगा। ए फोटोग्राफ, बी माई मदर एट 66, सी डीप वाटर, डी लॉस्ट रिंग। अरे ये तो बहुत ही सरल है, आप लोग तो कर ही लोगे। 2, हु इज़ आई रेफर टू हेयर। आई जरा रीड कर लेते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आई से एम्बेरस्ड, किसने कहा था कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल? उसने अनीस जंग राइटर ने कहा था ना कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊँ तो आप वहाँ पे पढ़ने आओगे, साहब से पूछा था, क्योंकि साहब कह रहा था कि मेरे लोकेलिटी में कोई स्कूल ही नहीं है जहाँ मैं पढ़ने जाऊँ। तो राइटर ने कहा कि अगर मैं अपना एक स्कूल बनाऊँ, मतलब अपना स्कूल एक स्टार्ट करूँ, तो आप क्या पढ़ने आओगे मेरे स्कूल में? तो साहब एक दिन दौड़ते हुए आया अनीस जंग के पास और बोलने लगा कि आपका स्कूल क्या रेडी है, मैं आ जाऊँ पढ़ने के लिए आपके स्कूल में? तो उसने तो ऐसे ही बोल दिया था, उसने तो एक मजाक में बोल दिया था कि अगर मैं बनाऊँ तो आप आओगे क्या, देखने के लिए कि ये कितना ज़्यादा इसके अंदर क्यूरियोसिटी है पढ़ने के लिए, ये देखने के लिए उसने बोल दिया था। लेकिन जब उसने पूछा कि आपका स्कूल बन गया है, तो राइटर अनीस जंग को अपने ही सेंटेंस पे एम्बैरसमेंट फील हुआ था। तो ये सेंटेंस किसने बोला था? आई ने बोला था, ओके। आई जो है एक्सट्रैक्ट में, लेकिन आई कौन है? अनीस जंग, राइटर, ऑथर, ओके। साहिब नो, मुकेश नो, ऑथर सही है, क्योंकि मैंने आपको इतना सारा समझा दिया, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑथर ने बोला था ये सेंटेंस, और आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा। 3, व्हाट प्रोमिसेस हैड आई मेड टू द लिसनर। आई अनीस जंग, ओके। उसने कौन सी प्रॉमिस की थी लिसनर? लिसनर कौन था? साहिब। साहिब से कौन सी प्रॉमिस की थी? ए स्टार्ट अ फूड कोर्ट फॉर लेस प्रिविलेज्ड। नो, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया चैप्टर में। स्टार्ट स्कूल फॉर लेस प्रिविलेज्ड, ओके। लेट्स सी 1, टीच साहिब एंड मुकेश एट होम, डी परचेज बुक्स एंड स्टेशनरी फॉर देम। टीच साहिब एंड मुकेश एट होम, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। डी परचेज बुक्स एंड स्टेशनरी फॉर देम, ऐसा भी नहीं बोला था उन्होंने, ऐसा सोचा भी नहीं था उन्होंने। स्टार्ट अ फूड कोर्ट, नो, सो B1 इज द करेक्ट। स्टार्ट स्कूल फॉर लेस प्रिविलेज्ड, ऑथर ने बोला था अगर मैं स्कूल अपना स्टार्ट करूँ तो आप क्या पढ़ने आओगे, तो ये वाला बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अबाउंड। अबाउंड का क्या मतलब है? ए प्लेंटी, बी स्कार्सिटी, सी हैप्पीली, डी एडिक्वेट। स्कार्सिटी, प्लेंटी, हैप्पीली, एडिक्वेट, ओके। अबाउंड का मतलब स्कार्सिटी नहीं, हैप्पीली नहीं, एडिक्वेट नहीं। ए प्लेंटी बिल्कुल सही है, ओके। अबाउंड मीन्स होता है प्लेंटी, मतलब कि भंडार किसी चीज़ का, ओके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना किसी चीज़ का। एक्सट्रैक्ट 6,
If at the end of the day we can feed our families and go to the bed without an aching stomach, we could rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. Okay, questions based on extract number 6, and this is the last extract. So let's see what is the question number first. Who are we in the above lines? Above line में we कौन है? Okay, refugees living in Simapuri. B, refugees living in Firozabad. C, refugees living in India. D, refugees living in South India. ओके तो ये जो एक्सट्रैक्ट है कौन से पार्ट से लिया गया, पहले आप ये बताइए. साहेब वाले या मुकेश वाले? साहेब वाले से लिया गया. साहेब वाले में जो साहेब और उनके साथ में जितने भी लोग रह रहे थे वो लोग कौन थे? वो लोग थे रिफ्यूज़ीज़, जो कि ढाका बांग्लादेश से आए थे. तो रिफ्यूज़ीज़ तो सही है, लेकिन रिफ्यूज़ीज़ तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज़ के दिए गए हुए हैं. रिफ्यूज़ीज़ लिविंग सीमापुरी, तो किस जगह पे रिफ्यूज़ीज़ रहने मीन्स किस जगह के रिफ्यूज़ीज़ के बारे में बात की गई है चैप्टर में? फिरोज़ाबाद नहीं, फिरोज़ाबाद में तो बैंगल मेकिंग का है. इंडिया के बारे में नहीं बात की गई है. साउथ इंडिया नहीं है, तो बिल्कुल गलत है. तो सीमापुरी वाले रिफ्यूजीज़ के बारे में बात की गई है. तो लेट्स सी सेकेंड वन. फ्रॉम वेयर हैव दे कम? ए, लाहौर. बी, ढाका. सी, सीमापुरी. डी, काठमांडू. पहले आप बताइए वी कौन है? वी यहाँ पे वो लोग हैं जो कि औरतें हैं रिफ्यूज़ीज़. जो रिफ्यूज़ीज़ फैमिली में जो औरतें हैं वो कहती हैं कि इफ़ द एंड ऑफ द डे वी कैन feed our families and go to the bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Okay, तो ये कौन बोलते हैं? Says a group of women in tattered saris. Okay, तो ये वुमेन बोलती हैं जो कि रिफ्यूजीज फैमिली में रहती थी. Okay, तो ये आई कहाँ से थी? सीमापुरी में जो रिफ्यूजीज रह रहे वो कहाँ से आए थे? लाहौर, इसका तो नाम ही नहीं लिया गया भाई. ढाका, सीमापुरी में तो रह रहे हैं, लेकिन आए कहाँ से थे? डी, काठमांडू, इसका भी नाम नहीं आया. तो डी, ढाका इज़ द करेक्ट. ढाका से आए थे वो लोग. ओके, ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब स्टॉर्म आया उसकी वजह से उनको मूव करना पड़ा इंडिया में. ओके, लेट्स प्रोसीड. थर्ड वन. वाई आर दे नॉट विलिंग टू गो टू देयर होमलैंड? वो अपने मातृभूमि पर वापस क्यों नहीं जाना चाहते भाई? ए, दे हैव नो रिलेटिव्स देयर. बी, दे हैव नो मीन्स ऑफ लिविंग देयर. सी, दे हैव नो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स देयर. डी, दे लव इंडिया. ए, दे हैव नो रिलेटिव्स देयर. ऐसा नहीं है भाई, हो सकते हैं उनके रिलेटिव्स वहाँ पे. दे हैव नो मीन्स ऑफ लिविंग देयर. ओके, C1, दे हैव नो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स देयर. ऐसा तो कुछ भी नहीं, रॉ मटेरियल का क्या यहाँ पे चक्कर आ गया? तो ये तो बिल्कुल ही इसका कोई सेंस ही नहीं है. दे लव इंडिया, ऐसा भी उनका कोई मतलब एक उनका कोई ये कारण नहीं था, महत्वपूर्ण कारण नहीं था कि उनको इंडिया से प्यार है इसीलिए वो इंडिया में आ गए रहने के लिए. ऐसा भी कोई उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ा था. ए, दे हैव नो बी, दे हैव नो मीन्स ऑफ लिविंग देयर. ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके जो फील्ड थे जिनसे उनको अनाज मिलता था, ग्रेन मिलता था और अलग तरीके की क्रॉप्स वहाँ पे होती थी, वो फील्ड ही नहीं बच रही है. तो वो अब उनकी रोज़ी रोटी का माध्यम, उनकी रोज़ी रोटी का मीडियम, मीन्स ऑफ लिविंग ही ख़त्म हो गया. तो वो वहाँ पे रह के क्या करेंगे? अगर रहेंगे तो खाएंगे क्या? तो यही वाला जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है. दे हैव नो मीन्स ऑफ लिविंग देयर. उनके मीन्स ऑफ लिविंग ही नहीं बचा वहाँ पे, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आ गए इंडिया में. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ओल्ड एंड टॉर्न? पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है ओल्ड एंड टॉर्न? फटी पुरानी, फटा पुराना, किसका मतलब है? फीड, नो, फीड का मतलब कहाँ फटा पुराना होगा? एकिंग मीन्स तो दर्द होता है, नहीं. रादर, नहीं. डी, टैटर्ड, इट इज़ द वेरी करेक्ट ऑप्शन. टैटर्ड मतलब होता है कुछ फटा पुराना कपड़ा या फिर फटा पुराना कुछ भी हो, टैटर्ड उसका मतलब होता है. तो ये बिल्कुल सही है. ओके, सो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है. आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आपको
थोड़ा सा हेल्प किया होगा इस वीडियो ने, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा तो हेल्प किया ही होगा। और रही बात दूसरे चैप्टर्स की, तो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करती रहूँगी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके जो फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके पहले मैं सारे चैप्टर्स की एक्सट्रैक्ट बेस्ड एज वेल एज स्टैंड अलोन एमसीक्यूज़ अपलोड कर दूँगी। और अपलोड होते ही मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी टर्म फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम। बना तो मैंने अभी भी दी है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे उसमें ऐड करती रहूँगी वीडियोस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।